हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखेंगे दोस्तों, निश्चित रूप से आपको वैदिक सभ्यता पूरा समझ में आएगा। दोस्तों चलिए हम देखते हैं आज वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अलावा इसको कौन सी सभ्यता बोली जाती है? दोस्तों इसको आर्य युगीन सभ्यता भी बोल सकते हैं। आर्य युगीन सभ्यता। अब आप कहेंगे कि इसे आर्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? तो दोस्तों इसका भी कारण है, क्योंकि सबसे पहले हम समझते हैं वैदिक सभ्यता। दोस्तों वैदिक सभ्यता इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना होने के नाते इसे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहते हैं। तो वेद दोस्तों की रचना होने के नाते इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता, और वेद को लिखने वाले आर्य थे तो इसलिए आर्य युगीन सभ्यता। अब समझ गए होंगे क्यों आर्य युगीन सभ्यता कहते हैं। दोस्तों वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता को आप कैसे जान सकते हैं, इसके स्रोत क्या हैं? तो वैदिक सभ्यता को दोस्तों, वैदिक सभ्यता के दो स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। ये दो स्रोत हैं वैदिक सभ्यता को जानने के बारे में, जो जिससे हम जान सकते हैं। दोस्तों साहित्यिक में जो प्रमाण है वही आपका वेद है, और पुरातात्विक प्रमाण यानी खुदाई करने पर जो चीज़ आपको प्रमाण मिला। तो इस तरह से साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे हमें वैदिक सभ्यता को जानने का जो है एक स्वरूप मिलता है। दोस्तों वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक काल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना होने के कारण इस काल का ही नाम ऋग्वैदिक काल पड़ गया। और दोस्तों दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप गणित में पढ़े होंगे पूर्ववर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। तो इसको आप बोल सकते हैं ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल, और इसको बोल सकते हैं उत्तर वैदिक काल, या फिर इसको ऋग्वैदिक काल भी बोल सकते हैं। तो उत्तर वैदिक काल क्या है? उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं? यानी ऋग्वेद की रचना के बाद, उत्तर का मतलब होता है के बाद। उत्तर का मतलब क्या होता है दोस्तों? के बाद। और वैदिक मतलब वेद, और काल मतलब समय। यानी ऋग्वेद के बाद का जो समय है, उस समय में जिस वेद की रचना की गई वही है आपका उत्तर वैदिक काल।
आपको पता है कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो एक वेद की रचना तो ऋग्वैदिक काल में हुई, लेकिन जो अन्य 3 वेद हैं आपके, उसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 36 बार किया गया है और ये आर्य जो है, इनके आने के कई विद्वानों के अलग अलग मत बताए गए हैं। अगर हम बात करें एक विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। दूसरा प्रमाण देते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का मानना है कि आर्य तिब्बत से आए थे। और तीसरा मानना है डॉक्टर संपूर्णानंद। इनका मानना है कि आल्पस पर्वत, नाम सुने होंगे, आल्पस पर्वत, इसके पूरब में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र से आर्य आए थे। तो दोस्तों ये कुछ विद्वानों का मानना है आर्यों के प्रारंभिक निवास स्थान के बारे में। लेकिन अब हम देखते हैं यदि आर्य भारत में आए तो सबसे पहले वो कहाँ पे आए? दोस्तों आर्य जहाँ पर बसे उसे कहते हैं हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त का मतलब होता है 7, सिंधु का मतलब होता है नदी, और प्रदेश को आप पहले देश बोला करते थे, आज प्रदेश, देश के खंड हैं प्रदेश। तो दोस्तों 7 नदियों का जो देश है, यानी 7 ऐसा भूभाग जो 7 नदियों के आसपास बसे थे इन्होंने, इसीलिए सप्त सिंधु प्रदेश या 7 नदी का देश कहा जाता है। दोस्तों ये वर्तमान में कौन सा क्षेत्र पड़ता है? पंजाब में, जो भारत में स्थित है। दूसरा आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान का भी क्षेत्र आता है। और तीसरा अफगानिस्तान। ये क्षेत्र आता है जहाँ पर भारत में, क्योंकि उस समय ये सब भारत के भाग थे। इस काल में सबसे प्राचीन वेद की जो रचना हुई वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। इसका समय काल ऋग्वैदिक काल का 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। दोस्तों ऋग्वेद की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि कई लोगों ने मिलकर के किया, क्योंकि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र हैं और आपके 10 मंडल हैं। और अलग अलग मंडलों की रचना अलग अलग लोगों ने किया। दोस्तों 10 मंडलों में जो सबसे प्राचीन मंडल है वो है दूसरा और सातवां। दूसरा और सातवां जो है सबसे प्राचीन मंडल है। तो हम देखते हैं किस मंडल की रचना किसने किया। चलिए दोस्तों, दूसरा मंडल, अगर हम बात करें दूसरे मंडल की रचना किसने किया, तो दूसरे मंडल की रचना भार्गव ने किया। भार्गव ऋषि ने दूसरे मंडल की रचना किया। तीसरे मंडल की अगर हम बात करें तो तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तीसरे मंडल से ही गायत्री मंत्र लिया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि गायत्री मंत्र किस मंडल से आता है, तो तीसरे मंडल से। और इसकी रचना किसने किया?
विश्वामित्र ने। दोस्तों ये गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? ये सावित्री से संबंधित है। इसको आप सविता भी बोल सकते हैं। अब ये दोस्तों सावित्री है क्या? जो सूर्य का दिन का स्वरूप होता है वही सावित्री है, और कहा जाता है कि सूर्य का प्रेरणा स्रोत है सावित्री। तो गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में आता है। और हम बात करें चौथे मंडल की, तो चौथा मंडल, इसके लेखक कौन हैं? वामदेव। इसके लेखक कौन हैं? वामदेव। चौथे मंडल की रचना इन्होंने किया। और इसमें जो दोस्तों 3 मंत्र है, जो 3 मंत्र इसमें है, वो 3 राजाओं ने मिलकर के किया। इसमें जो 3 मंत्र आपके शेष हैं, 3 राजा मिलके करते हैं। कितने मंत्र? 3 मंत्र। इसके बाद हम बात करें 5वें मंडल की, तो 5वां मंडल के जो है लेखक कौन है? ये हैं अत्रि मुनि। आप सुने होंगे अत्रि मुनि, इसके जो है लेखक हैं। और फिर 6वां हम बात करते हैं। 6वें जो है मंडल के लेखक कौन हैं? भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि 7वें मंडल के लेखक हैं। और 7वें की हम बात करें तो 7वें मंडल के लेखक हैं कौन? वशिष्ठ। 7वें मंडल के लेखक कौन हैं? वशिष्ठ। दोस्तों इनकी कहानी थोड़ा सा इस पे हम देख लेते हैं। 7वें मंडल में ही जो है दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है। किस युद्ध का? दशराज युद्ध। अब ये दशराज युद्ध है क्या दोस्तों? इसकी थोड़ी सी संक्षिप्त में हम कहानी जान लेते हैं। दशराज युद्ध में ये था कि भरत वंश के जो राजा सुदास थे, जिनके नाम पे भरत वंश के नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा, उन्हीं के वंशज एक राजा थे जिनका नाम सुदास था। और सुदास के जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा करके सुदास ने मुनि वशिष्ठ को अपना पुरोहित मान लिया। और यह बात जो है विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी, और वह क्या करते हैं, 10 राजाओं के पास जाते हैं और उनसे संपर्क करके युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। और उन 10 राजाओं के सहयोग से युद्ध होता है। कहाँ पे? परुष्णी नदी के किनारे। इसे रावी नदी भी बोलते हैं। तो रावी नदी के किनारे दोस्तों 10 राज युद्ध हुआ, जिसमें जो 10 राजा थे उनकी पराजय होती है और जो है सुदास का विजय होता है। तो इस तरह से थोड़ी सी कहानी थी। अगर हम बात करें 8वें मंडल की, तो 8वां मंडल के जो लेखक हैं वो हैं अंगिरस। वो कौन हैं? अंगिरस ऋषि। ऋग्वेद में किस शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो सबसे पहले देखते हैं पिता। पिता शब्द का प्रयोग 335 बार हुआ है ऋग्वेद में। इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार हुआ है ऋग्वेद में। माता शब्द का प्रयोग 234 बार हुआ है। अग्नि शब्द का प्रयोग 200 बार हुआ है। गाय शब्द का प्रयोग 176 बार हुआ है। विष्णु शब्द का प्रयोग 100 बार हुआ है। कृषि शब्द का प्रयोग 33 बार हुआ है। सेना शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 20 बार हुआ है। गंगा शब्द का प्रयोग 1 बार। पृथ्वी शब्द का 1 बार। राजा शब्द का 1 बार। और राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार हुआ है। तो इस तरह से आपका ऋग्वैदिक काल था। आपने अच्छे से